जैसा कि लोगों को पहले से अंदाजा था और वरिष्ठ पत्रकार लगातार चेतावनी दे रहे थे कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अदालत के जाल में न फंसाएं, राजनीतिक लड़ाई को जनता के बीच ही लड़ें। चेतावनी साफ थी कि अगर मामला अदालत में पहुंच गया तो गुजराती जोड़ी अपने तरीके से खेल कर जाएगी। अब वही रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फिर लंबी बहस हुई, तमाम धुरंधर वकीलों ने अपने तर्क रखे, लेकिन आज का दिन किसी बड़े निर्णायक मोड़ पर खत्म नहीं हुआ। सुनवाई कल भी जारी रहेगी, मगर जो इशारे आज अदालत में मिले हैं वो आने वाले फैसले की दिशा और संकेत तय कर सकते हैं। आधार कार्ड पर अदालत ने अहम टिप्पणी की है। बिहार में आने वाली रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एक अंग्रेजी रिपोर्टर के मुताबिक एक ही क्षेत्र में 5000 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं और वो भी पूरी तरह फर्जी दस्तावेजों के साथ। बिहार में मानो कर्नाटक वाले महादेवपुरा का नया वर्जन मिल गया है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 2021 की जनगणना का जिक्र जरूरी है। उस समय कोविड का बहाना देकर इसे टाल दिया गया था, मगर असल वजह कुछ और थी जो अब सामने आती दिखाई दे रही है। आरोप है कि जो बातें खुलकर नहीं की जाती थी, असली मकसद वही होते हैं। यही कारण है कि अब दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर खतरे की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक वेबसाइट शुरू की है जहां लोग मिस कॉल कैंपेन से जुड़कर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कैसे उन्होंने फर्जीवाड़ा देखा या खुद उसका शिकार हुए। लाखों लोग इस मंच पर पहुंच चुके हैं। उधर गोदी मीडिया पर आरोप है कि उसने इन मुद्दों को दबाने का काम किया है और अगर वो ना होता तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने आज याद दिलाया कि अदालत का पुराना आदेश है, नागरिकता साबित करने का बोझ नागरिक पर नहीं डाला जा सकता। ये काम चुनाव आयोग का है, लेकिन फिलहाल उल्टा हो रहा है। मांगे जाने वाले दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि आधार को नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। सवाल ये उठता है कि अगर आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो आधार के आधार पर बनाए गए निवास प्रमाण पत्र कैसे सबूत माने जा सकते हैं। बिहार में निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा रहा है, मगर आधार को नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता सबूत मांगने का अधिकार ही नहीं है, तो वो ऐसे कैसे कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अब तक पता नहीं चला कि नागरिकता से जुड़ा मामला गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। यह मामला सिर्फ कागजों और तकनीकी बहस का नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों नागरिकों के अधिकार का है। जो दिशा अब दिख रही है वो आने वाले समय में लोकतंत्र के स्वरूप को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अदालत में चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया है कि वोटर लिस्ट में गलतियां स्वाभाविक हैं और फिलहाल जो सूची आई है वो केवल ड्राफ्ट है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिहार की वोटर लिस्ट में 12 ऐसे जीवित लोगों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया गया कि पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि ऐसे 14-15 लोगों को सामने लाया जाए जो जीवित है। अब एक बार फिर इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है जहां मरे हुए को जिंदा दिखाया गया है और जो जिंदा है उन्हें मृतक बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहिए, क्योंकि तमाम सवाल उठेंगे और उनके जवाब देने पड़ेंगे। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर यह पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी पाई गई तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, खासतौर पर महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में लोकतंत्र के लिए कोई बड़ी राहत दिखाई नहीं दी और आधार के मामले में चुनाव आयोग का रुख कहीं न कहीं अस्वीकार्यता की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि यह केवल एक सीट या एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है और सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ है। उन्होंने उदाहरण दिया, बिहार में अपडेट हुए वोटर लिस्ट में 124 साल की महिला पहली बार वोटर बनी है। ये महिला ममता देवी, जिनका नाम और फोटो टी शर्ट पहनकर आज संसद में विपक्षी सांसद पहुंचे थे, दरअसल ये इस गड़बड़ी का प्रतीक बन गई है। राहुल गांधी का कहना है कि इस तरह के अनगिनत मामले हैं और अब उनके पास सबूत मौजूद हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग का कर्तव्य एक व्यक्ति की वोट की सुरक्षा
करना है, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है और अब ये काम विपक्ष करेगा। इसी मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष ने नारे लगाए, जिसमें माहौल गर्मा गया। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्ष में नई ऊर्जा दिखाई दी और 300 से ज्यादा सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विपक्ष का दावा है कि इससे यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी के मुद्दे से डरी हुई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ गया। उनके मुताबिक ये योजना सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने की थी, लेकिन अब उस पर पानी फिर गया है। अब वोट चोरी का आरोप सीधे चुनाव आयोग के सिर पर है और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी है। टीएमसी ने 4 मांगे रखी हैं। पहली, वोटर लिस्ट में हेरफेर के लिए राजीव कुमार पर तत्काल एफआईआर हो। दूसरी, बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। और तीसरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को समाप्त किया जाए। और चौथी, राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल की जानकारी मांगी जाना बंद हो। विपक्ष का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक राज्य की लिस्ट का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर सीधा हमला है और अब ये लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक जारी रहेगी। दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष का गुस्सा उबल रहा था। इंडिया गठबंधन के नेता खुलेआम चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे और राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष का गुस्सा उबल रहा था। इंडिया गठबंधन के नेता खुलेआम चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे और राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे। ये मांग केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों से जुड़ी थी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर शरद पवार की एनसीपी तक 85 साल के शरद पवार भी दिल्ली की सड़कों पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। महादेवपुरा मामले में राहुल के खुलासे के बाद अब विपक्ष को इस बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडे को विपक्ष ने अब पूरी तरह नकार दिया है। विपक्ष का मानना है कि यह योजना सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का तरीका है, जिसका भांडा फूट चुका है। देश की जनता भी समझने लगी है कि मोदी और अमित शाह किस तरह चुनावों में जीत का दावा पहले से करते हैं, कैसे गोदी मीडिया के एग्जिट पोल माहौल बनाते हैं और कैसे नतीजे उम्मीद के विपरीत होते हैं। 2014 से लेकर अब तक लगभग हर विधानसभा चुनाव में यही पैटर्न दोहराया गया है। हरियाणा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां शुरुआती रुझानों और एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी, लेकिन नतीजों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। महाराष्ट्र में भी मोदी ने हरियाणा जैसे नतीजे आने का दावा किया और वही हुआ। विपक्ष के पास सबूत नहीं थे, लेकिन शक था। अब राहुल गांधी के दावे के बाद विपक्ष कह रहा है कि सबूत भी सामने आ चुके हैं और पूरा देश ये खेल देख रहा है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी, जो आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में नहीं है, उसके नेता भी प्रोटेस्ट और बैठकों में मौजूद रहे। हर पार्टी समझ चुकी है कि यह मुद्दा केवल चुनावी धांधली का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का है। यह मुद्दा मोदी के खिलाफ अन्ना आंदोलन से भी बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद माहौल और ज्यादा तेजी से बदलने लगा है। वरिष्ठ पत्रकार लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस लड़ाई को अदालत में ले जाने से विपक्ष को नुकसान होगा, क्योंकि अदालतों में मामला सालों तक लटका रहेगा और जनता को न्याय नहीं मिलेगा। भाजपा और चुनाव आयोग चाहते हैं कि यह मुद्दा कानूनी लड़ाई में उलझ जाए और सड़कों पर विरोध कमजोर हो जाए। यही वजह है कि 65 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने की पूरी सूची चुनाव आयोग अब तक नहीं दे रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को डिजिटल डेटा देने के आदेश दिए थे, तो मोदी सरकार ने कानून बदल दिया ताकि ये डेटा कभी सार्वजनिक ना हो। ये कदम विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि चुनाव आयोग और भाजपा एक साथ हैं। ऐसे में जनता और विपक्ष दोनों का चुनाव आयोग पर भरोसा खत्म हो चुका है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का विचार कैसे लागू हो सकता है? विपक्ष का आरोप है कि इस योजना का असली मकसद है कि केवल एक बार चुनाव हो, 5 साल तक विपक्ष कमजोर हो जाए और अगली बार फिर वही खेल दोहराया जाएगा। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करना आसान है, इसे पकड़ना मुश्किल है। इसी भरोसे पर अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि विपक्ष 20 साल तक सत्ता से बाहर रहेगा और पहले भी कहा था कि भाजपा 50 साल तक राज करेगी। मोदी बार बार जनता के सामने 1000 साल का मास्टर प्लान बताने का दावा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खुलासों के बाद विपक्ष को यह यकीन हो गया है कि अब मोदी और
उनके करीबी नेताओं का खेल खुल चुका है और आने वाले चुनावों में उनकी रणनीति सफल नहीं होगी। इस देश की राजनीति में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि 2021 में जनगणना ना होने से किसको सबसे बड़ा फायदा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को यह खेल खेलने में बड़ी आसानी हुई, क्योंकि अगर जनगणना हुई होती तो विपक्ष के पास बिहार समेत हर विधानसभा का पूरा डेटा होता। पता चलता है कि 15 से 18 साल के कितने युवा 2025 में नए वोटर बनने वाले हैं। तब महाराष्ट्र वाला खेल किसी और राज्य में दोहराना मुश्किल हो जाता, और अगर दोहराया जाता तो पकड़ा जाता। अब ये बात समझने वाली है कि 5 महीने में 40 लाख से ज्यादा वोटर कहां से आ गए। इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। कोरोना को बहाना बनाकर जनगणना टाल दी गई, लेकिन असली खेल वोटर लिस्ट में हो रहा था। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में जो हुआ है वही पैटर्न बिहार में दिखाई दे रहा है। द रिपोर्टर कलेक्टिव की जांच ने वाल्मीकि नगर सीट पर 5000 फर्जी वोटरों का खुलासा किया है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका नाम, उम्र और रिश्तेदार का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में हूबहू मिलता है, बस पता बदल दिया गया है। सोने पे सुहागा ये कि हर वोटर को बिहार में नया IPIC नंबर दिया गया है, यानी एक ही व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है। उदाहरण के लिए छेदी राम, उम्र 45 साल, यूपी के खड्डा में, जिनका IPIC नंबर TWZ3526795 है, वही व्यक्ति बिहार में UIM 397304 नंबर से दर्ज है। क्या ये साफ साफ महादेवपुरा वाला मॉडल नहीं है? रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां नाम, उम्र और रिश्तेदारों के नाम मामूली बदलाव करके उन्हें नए वोटर की तरह दर्ज किया गया है। यूपी के सिसवा में NDL 194396 नंबर से दर्ज है। वहीं बिहार में उनका नाम शबनम खातून हो गया है। रिश्तेदार का नाम इश्तियाक अहमद और उम्र 34 साल है। और मामला राम नारायण यादव, उम्र 39 साल, पिता मोहित यादव, यूपी के पडरौना में वोटर है। वहीं बिहार में उनका नाम और उम्र थोड़ी बदली हुई है। इसी तरह हीरालाल कुशवाहा का नाम बदलकर हीरामन कुशवाहा कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक की वोटर लिस्ट को मिक्सर में डालकर बिहार में परोस दिया गया हो। सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में असली लोग हैं जो गलती से 2 जगह दर्ज हो गए हैं, या फिर ये दोनों ही फर्जी नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ महीने पहले ये दावा किया था कि वो मरे हुए हैं, डुप्लीकेट और अवैध वोटरों को लिस्ट से हटा देगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ना तो मरे हुए को हटाया गया, ना डुप्लीकेट को हटाया गया, बल्कि नए फर्जी नाम जोड़ दिए गए। वाल्मीकि नगर में 5000 से ज्यादा फर्जी वोटरों का पकड़ा जाना इन दावों की पोल खोल देता है। और अब ना तो दिल्ली का मुख्यालय कुछ बोल रहा है, ना बिहार का दफ्तर। इलेक्शन कमीशन के PRO अशोक गोयल ने बस इतना कहा है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है और अभी क्लेम व ऑब्जेक्शन का वक्त है। लेकिन सवाल यह है कि जो मर चुका है वो क्लेम कैसे करेगा? और जब 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों की लिस्ट 1 महीने में बिना कागजात के तैयार हो सकती है, तो 30 दिन में इसमें क्या सुधार होने वाला है? ये सिर्फ एक लिस्ट का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर चल रहे चुनावी फर्जीवाड़े की कहानी है, जिसके सबूत अब सामने मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 लोग रहते हैं और जमुई में 247 वोटर। बिहार की वोटर लिस्ट में ऐसे सैकड़ों पते हैं जहां एक ही एड्रेस पर सैकड़ों वोटरों के नाम दर्ज हैं। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसी वोटर लिस्ट क्यों बनाई जिसमें यूपी के वोटरों के नाम हूबहू बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मिलते हैं? और यह भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि यूपी और बिहार का डेटा एक साथ अपडेट हो रहा हो, तब तो गलती की गुंजाइश बनती थी। अभी तो सिर्फ बिहार का काम चल रहा है, तो ये साफ फर्जीवाड़ा है। क्या चुनाव के अधिकारी इस पर हलफनामा देंगे? क्या वो कसम खाकर कहेंगे कि बिहार की वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है? और अगर नहीं कह सकते तो फिर विपक्ष से शपथ पत्र मांगने का क्या मतलब है? 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आयोग पर सवाल उठाते थे। 8 मई 2014 को उनका एक ट्वीट था जिनमें उन्होंने लिखा था कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। उस समय जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा था, लेकिन आज 11 साल बाद मोदी सरकार में जनता का यह भरोसा खत्म हो चुका है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। उनकी वेबसाइट के लॉन्च के
24 घंटे में 15 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मिस कॉल दी है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। नेहरू और अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उसे बचाना जरूरी है, वरना दलितों और पिछड़ों का वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा और उनकी हालत फिर गुलामों जैसी हो जाएगी। यही चेतावनी बार बार दी जा रही है कि ये लड़ाई महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए है। स्क्रोल की रिपोर्ट बताती है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं के नाम ज्यादा काटे हैं। बिहार में 17% मुसलमान और 70% से ज्यादा दलित पिछड़े हैं, यानी संभावना यही है कि हिंदुओं में भी सबसे ज्यादा कटौती दलित और पिछड़ों की हुई है। और 8 अगस्त को बिहार की रैली में अमित शाह इन्हीं लोगों से पूछ रहे थे कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि यह काम चुनाव आयोग का है, गृह मंत्रालय का नहीं है। अगर गृह मंत्री को लगता है कि बिहार में घुसपैठियां हैं तो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई बाहरी व्यक्ति देश में न घुसे और वोटर न बने। स्क्रोल की रिपोर्ट यह भी कहती है कि सीमांचल में मुस्लिम बहुल जिलों में जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में हिंदू वोटरों के नाम उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा कटे हैं। यहां मुसलमानों की आबादी 38% से 68% के बीच है, लेकिन वोटर लिस्ट से बाहर किए गए वोटरों में हिंदुओं का प्रतिशत उनकी आबादी के अनुपात से 6 से 9% ज्यादा है। अररिया में हिंदुओं की आबादी 57% है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों में 65.4% हिंदू हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिन सीटों पर 2020 के चुनावों में आरजेडी और कांग्रेस जीती थी वहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, जबकि बीजेपी विधायकों वाली सीटों पर यह अनुपात बहुत कम है। पूरे बिहार में करीब 65 लाख वोटों के नाम पर लाल निशान लगा दिया गया है, जिनमें 83% गैर मुस्लिम और 16.3% मुस्लिम है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुपात से मिलता जुलता है, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी है। एक बार जनता के हाथ से वोट का अधिकार गया तो नेता 5 साल में एक बार भी जनता के पास नहीं आएंगे। पिछले 10-11 साल में सरकार ने कई जन विरोधी फैसले लिए हैं, 3 कृषि कानून, अग्निवीर योजना, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि जनता का वोट देने का या ना देने का नतीजे पर असर नहीं पड़ेगा। यही भरोसा उन्हें साहस देता है। एक बार वोटिंग का अधिकार चला गया तो जिंदगी बंधुआ मजदूर जैसी हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में जीत तय करना फिर जनता के हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए जागिए और जगाइए और आवाज उठाते रहिए।